हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी लेसन 4 की समरी। इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 1 सेंटेंस आंसर हैं और इसके बाद आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ये सभी आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। हियर वी स्टार्ट अवर सेक्शन नंबर बी। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लैम्स ग्रैंडमदर। लैम्स की दादी का चरित्र चित्रण कीजिए। लैम्स ग्रैंडमदर हैड अ प्लेजिंग पर्सनैलिटी। लैम्स की जो दादी थी वो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। शी वॉज वेरी रिलीजियस, वो बहुत ही धार्मिक थी। शी वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, वह सभी से बहुत प्यार करती थी और सभी के द्वारा उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। हर कोई उनका बहुत सम्मान करता था। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड प्रॉम्प्ट इन हर ड्यूटीज़, वह अपने कर्तव्यों की बहुत पक्की और तत्पर थी, यानी वह अपने कर्तव्य पर विशेष ध्यान देती थी और तुरंत अपने कर्तव्य निभाती थी। शी वॉज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑलवेज इंजॉय टू बी विथ देम ड्यूरिंग हॉलीडेज़, वह हमेशा अपने पोते पोतियों से, बच्चों से हॉलीडेज़ के टाइम में, छुट्टियों के समय में मिलती थी और बहुत ही आनंद लेती थी। शी वॉज टॉल, अपराइट एंड ग्रेसफुल, वह लंबी, ऊंची, कदकाठी वाली और आकर्षक महिला थी। शी वॉज अ गुड डांसर, वह अच्छी नर्तकी भी थी, डांसर थी। शी वॉज सो पॉपुलर अमंग द कॉमनर्स, वह कॉमनर्स यानी सामान्य लोगों के, आम आदमियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थी। दैट हर फ्यूनरल वॉज, इस बात का पता इससे लगाया जाता है कि उनके फ्यूनरल यानी उनके अंतिम संस्कार में अटेंडेड बाय अ कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर्स, बहुत सारी भीड़, कॉन्कोर्स यानी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी जिसमें बहुत सारे गरीब लोग थे। सम ऑफ द जेंट्री ऑफ द नेबरहुड, उनमें कुछ पास के ही कुछ सभ्य लोग थे। फ्रॉम मिल्स अवे, जो कई मीलों दूर से उनके दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। यानी उनकी दादी सभी लोगों में इतनी पॉपुलर थी कि उनके अंतिम संस्कार में कई गरीब, कई सभ्य और कई पड़ोस के लोग कई किलोमीटर दूर से उनके अंतिम संस्कार में आए थे। What sort of a person was John Lamb? जॉन लैम किस प्रकार का व्यक्ति था? हाउ डिड लैम एडमायर हिम, और लैम उनकी प्रशंसा कैसे करता है? जॉन लैम जो है वो लैम का बड़ा भाई है। तो जॉन लैम किस प्रकार का व्यक्ति था और लैम उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं? जॉन लैम हैड अ गुड पर्सनैलिटी, जॉन लैम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम एंड स्पिरिटेड यंग मैन, वो बहुत ही आकर्षक, सुंदर और उत्साही युवक थे। ऑल द चिल्ड्रन लव्ड हिम, सभी बच्चे उनसे प्यार करते थे। एंड ही लव्ड दैम टू, और वो भी बच्चों से। ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही दयालु और मददगार थे। ही यूजुअली हेल्प्ड द राइटर बाय कैरिंग हिम ऑन हिज बैक, वह हमेशा राइटर की यानी लेखक की, जो हमारे लेखक हैं लैम, उनकी हमेशा मदद करते थे, उन्हें अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर बैठाकर। ही वॉज केयरफुल अबाउट द बिग हाउस, वह हमेशा देखभाल करते थे उस बड़े से घर की, एंड द गार्डन, और उसके गार्डन की जो उनकी दादी का था। लेटर इन हिज लाइफ, बाद में उनके लाइफ में, ही सफ़र्ड फ्रॉम ग्रेट पेन, वो बहुत ही दर्द से जूझते रहे, बहुत ही दर्द से ग्रसित रहे, यानी अपने लाइफ के अंतिम टाइम में वो बहुत ही दर्द में रहे। स्टिल ही लिव्ड विथ इंथुसियाज्म, लेकिन जब तक वो जीवित रहे उत्साह के साथ जिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन एलिस द मदर एंड एलिस द डॉटर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो एलिस यानी एक काल्पनिक बेटी थी जॉन की, उसमें और एलिस जो उसकी माँ थी, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी। यानी लेखक ने जो कल्पना की थी तो माँ और बेटी में क्या सिमिलैरिटी उसने बताई थी। एज द राइटर वॉज इन ड्रीम अबाउट हिज फैमिली, जैसे कि राइटर ने देखा था एक सपना अपनी फैमिली का। ही वॉज लॉस्ट इन थॉट, वो हमेशा ख्यालों में खोया रहता था। एलिस वॉज हिज डॉटर, एलिस को वो अपनी बेटी मानता था। एंड जॉन वॉज हिज सन, और जॉन उसका बेटा था। इनफैक्ट इमेजिनरी, वास्तव में ये सब था काल्पनिक। ही ऑब्जर्व्ड सम सिमिलैरिटी बिटवीन एलिस द डॉटर एंड एलिस द मदर, वास्तव में उसने देखी थी बहुत सारी सिमिलैरिटी, यानी वो अपने स्वप्न में अपनी बेटी और अपनी पत्नी दोनों की भी बहुत सारी सिमिलैरिटी देखता था। द रिप्रेजेंटमेंट इन हर आई, उनकी आँखों की बनावट, और हर ब्राइट हेयर आर सिमिलर, और उनके चमकते हुए बाल दोनों ही माँ और बेटी के एक जैसे लेखक को लगते थे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द क्रीमेशन ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड।
जो दादी थी फील्ड, उनके क्रिमेशन यानी दाह संस्कार का वर्णन कीजिए। इस आंसर का जो ट्रांसलेशन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में दिया गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। Who did grandmother Field love the best among the Lamb brothers and why? कौन था जिसे ग्रैंडमदर फील्ड सबसे ज़्यादा प्यार करती थी? लैम्ब ब्रदर्स में से, यानी लैम्ब के 4 भाई थे, लैम्ब और उसके 3 भाई और थे, तो चारों भाइयों में से सबसे ज़्यादा दादी किससे प्यार करती थी और क्यों करती थी? ग्रैंडमदर फील्ड वॉज अ ग्रेसफुल लेडी। ग्रैंडमदर फील्ड एक सुंदर लेडी, आकर्षक लेडी थी। शी लव्ड ऑल द चिल्ड्रन, वह सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। शी ऑलवेज विश्ड टू बी विथ ऑल देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, वह हमेशा इच्छा रखती थी कि वो अपने सभी पोते पोतियों के साथ रहे। इन द ग्रेट हाउस इन हॉलीडेज, यानी छुट्टियों में उस बड़े से घर में। बट शी हैड स्पेशल लव, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार था, विशेष प्यार एंड अटेंशन, और बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी वो जॉन पे, यानी लैम के बड़े भाई पे। बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था। स्पिरिटेड यंग मैन, उत्साही युवा था। ही ऑल्सो मूव्ड अबाउट इन सॉलिटरी कॉर्नर, वो हमेशा एक सॉलिटरी कॉर्नर यानी एकांत कोने में उदास बैठा रहता था। एंड टुक केयर ऑफ द ग्रेट गार्डन ऑफ द ग्रेट हाउस, और उस बड़े से घर के बड़े से गार्डन की वो देखभाल करता था, इसलिए दादी उसे बहुत प्यार करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ लैम्ब यूज्ड टू मूव अबाउट इन द गार्डन ऑफ द ग्रेट हाउस। वर्णन कीजिए कि लैम्ब किस तरह उस बड़े से घर के गार्डन में टहलते थे। आंसर है, लैम्ब यूज्ड टू गेज अपॉन द बस्ट ऑफ द 12 कैसल्स और रोम अबाउट इन द गार्डन। लैम्ब टकटकी लगाकर देखते रहते थे उन 12 कैचियों को जो गार्डन में टंगी हुई थी। देयर वर मैनी फ्रूट्स, जहाँ बहुत सारे फल थे, फ्रूट्स थे। बट ही नेवर प्लग, लेकिन वो उसे तोड़ते नहीं थे। बट रैदर इंजॉयड लुकिंग दैम, बल्कि उन्हें देखकर उनका आनंद उठाते थे। सेक्शन नंबर सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट, इस वाक्य को उचित ठहराइए कि जो ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी है इज द लिरिक इन प्रोज, वो गद्य की एक कविता है या गद्य का गीत है। तो ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी इज एन आउटबर्स्ट ऑफ अ फ्लो ऑफ इमेजिनेशन ऑफ चार्ल्स लैम्ब। चिल्ड्रन एक रेवरी जो है वो चार्ल्स लैम्ब के कल्पना की अपनी गीत है, जो कभी नहीं रुकने वाला फ्लो है। लैम्ब वॉज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, लैम्ब को अंग्रेजी निबंधकारों का राजकुमार कहा जाता था। ही रॉट दिस ऐसे व्हेन ही वॉज नियरिंग 50, ये ऐसे उन्होंने तब लिखा था जब वो 50 साल की उम्र के करीब थे। एज हिज लाइफ वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी एंड कम्फर्टेबल, जैसा कि उस समय उनका जीवन खुश नहीं था और आरामदायक नहीं था। ही टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, यानी अंतिम समय में थे। हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज ड्रीम्स विच कुड नॉट बी फुलफिल्ड, जब उन्होंने अपनी ड्रीम्स को, अपने सपनों को एक्सप्रेस किया जो कि कभी भी फुलफिल यानी कभी भी फुलफिल पूरे नहीं हो सके। ही हैड सफ़र्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। ही हिमसेल्फ वॉज लैम्ब, वो स्वयं अपंग थे। हिज एल्डर ब्रदर whom he loved much died in great pain. His elder brother, उनके बड़े भाई, whom he loved, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे, died in great pain, बहुत ही तकलीफ से मरे थे। He missed him much because he usually carried him on his back. वह यानी लैम्ब हमेशा अपने बड़े भाई को मिस करते रहते थे, क्योंकि अधिकतर वो यानी उनके बड़े भाई उन्हें अपनी पीठ पर लेकर घूमते रहते थे। इन हिज यंग, जब वह जवान था, लैम्ब चार्ल्स लैम्ब हैड डिसअपॉइंट लव अफेयर, लैम्ब अपने लव अफेयर से बहुत ही डिसअपॉइंट था, निराश था। ही वॉज अ बैचलर, क्योंकि वह एक कुंवारा था। ही वॉज लिविंग इन अटर लोनलीनेस, लेकिन वो बहुत ही अकेलेपन से जूझ रहा था, अपना जीवन अकेलेपन में जी रहा था। दो ही वॉन्टेड अ फैमिली, जबकि वो चाहता था एक परिवार, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, बट दे वर डिनाइड टू हिम इन हिज एक्चुअली लाइफ, लेकिन जो उसकी लाइफ में, जो उसके वास्तविक जीवन में थे ही नहीं।
इन दिस एसे ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हैविंग 2 चिल्ड्रन। इस एसे में वह स्वप्न देखता है 2 बच्चों का। ऑन हीज बोथ साइड बिहेविंग लाइक हीज रियल चिल्ड्रन, और उनसे उस तरह व्यवहार करता है जैसे वो उसके वास्तविक बच्चे हों। ऑल्दो द स्टोरी हैज़ क्रिएटेड अ मूविंग लाइफ सिचुएशन। यद्यपि ये जो कहानी है वो एक चलती हुई जीवन की स्थिति को, सिचुएशन को बताती है। विच हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिरिक, जिसके सारे एलिमेंट यानी जिसके सभी तत्व एक गीत के तरह बहाव में बहते हैं। दिस इज़ अ फ्लो, यही वो बहाव है। विच मेक वन कम्प्लीटली इनग्रॉस्ड विद द स्टोरी, यही वो बहाव है जो इस स्टोरी को पूरी तरह इंग्रॉस्ड करता है, यानी पूरी तरह एकजुट बना के रखता है। तो लैम चार्ल्स जब अपने बच्चों का सपना देखता है तो उस स्वप्न में वो एक एक करके सारी कथाएं बुनता जाता है, और जो गीत का फ्लो है यानी जो इमेजिनेशन का फ्लो है वो चलता रहता है और कंप्लीटली ये कहानी को पूरा करता है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि हमें जो ड्रीम चिल्ड्रन डेवरी है उस वाक्य को उचित ठहराना है। तो अगर सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एसे। इस निबंध का जो टाइटल है, शीर्षक है, उसे उचित ठहराइए। द ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी। The title of the essay Dream Children A Reverie is an appropriate title in the context of its theme. ये जो ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी का जो टाइटल है, शीर्षक है, इस निबंध का जो शीर्षक है वो बिल्कुल उपयुक्त शीर्षक है इसके विषय और उसके प्रसंग के अनुसार। द राइटर ट्राइज टू अनरिवेल हिज अनफुलफिल्ड डिज़ायर। यहाँ पे लेखक ने कोशिश की है अपनी अधूरी इच्छाओं को उजागर करने की। फॉर दिस ही क्रिएट्स द इमेजेस ऑफ 2 किड्स। यहाँ पे वो यानी इस एसे में वो 2 बच्चों की कल्पना करता है। हु एक्ट इन अ रियल मैनर, जो वास्तविक रूप में कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। ही टेल्स दैम ऑल द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ, वह अपने जीवन की सारी यादें उनके साथ बांटता है, उन्हें बताता है। He was extremely desirous to have a family. उसे वास्तव में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इच्छा थी एक परिवार की, and children और बच्चों की। But this wish was never fulfilled. लेकिन वो इच्छा कभी भी पूरी नहीं हुई। The essay appears to be autobiographical. ये जो essay है, ये जो निबंध है, वो दिखाई देता है एक आत्मकथा के रूप में। He shows similarity between. वह यहाँ पे समानता भी व्यक्त करता है एलिस द मदर एंड एलिस द डॉटर के बीच, यानी उसने कल्पना की जो बेटी बनाई थी एलिस, और उसकी माँ का भी वो इमेजिनेशन करता है और दोनों के बीच सिमिलैरिटी यानी समानता भी देखता है। थ्रू द इमेजिनरी चिल्ड्रन ही सेटिस्फाइज हिज डिज़ायर्स। तो और इस काल्पनिक बच्चों के माध्यम से वो एक पिता और एक पति दोनों बनकर अपनी इच्छा पूर्ति कर रहा था। So here finished chapter number 4, and we will meet in next chapter and new video.